हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे ट्वेल्थ क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम का यहाँ पे क्वेश्चन जो मॉडल पेपर जो निकला है इस बार, उसका हम शॉर्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लाए हैं। तो ये पहले हम लाए थे ऑब्जेक्टिव, और लेकिन अभी हम लाए हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे वीडियो को। तो देखिए, हम यहाँ पे आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये तो सोल्व हुआ ही है, सिर्फ आपको हम पढ़कर बता देंगे। आप इसको पॉज करके आप इसको लिख सकते हो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। व्याख्या करें कि सामान्य अवस्था में क्यों H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। एक्सप्लेन वाई HO is in liquid state while HS is in gaseous state at room condition। तो देखिए, इसका आंसर हम बोल रहे हैं, डी ब्लॉक के तत्व H2O में ऑक्सीजन परमाणु पाए जाते हैं जबकि H2S में सल्फर परमाणु पाए जाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन बनाता है जबकि सल्फर परमाणु अंतरा आणविक बंधन का निर्माण नहीं कर पाता। यही कारण है कि H2O द्रव अवस्था में तथा H2S गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग, हम उम्मीद है कि ध्यान से आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप इसको पहले लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एंटीबायोटिक क्या है। किन्हीं दो एंटीबायोटिकों के नाम बतावें जो किसी रोग के लिए विशेष है। तो व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। नेम एनी टू एंटीबायोटिक्स विच आर स्पेसिफिक फॉर सर्टेन डाइजीज। तो देखिए, हम यहाँ इसका आंसर हम बोलते हैं, एंटीबायोटिक वैसा पदार्थ जो पूर्णतः या अंशतः रासायनिक संश्लेषित होता है तथा काफ़ी कम मात्रा में ही या तो सूक्ष्म जीवों में वृद्धि को कम कर देता है और या तो उन्हें मार डालता है। तो वैसे पदार्थ को हम एंटीबायोटिक कहलाता है। तो इसका उदाहरण देखिए, पेरिसिलिन एवं स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर में क्वेश्चन 3 नंबर में, कार्बोकेटायन क्या है, व्याख्या करें। तो इसका आंसर देखिए, कार्बनिक यौगिक को जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन किया जाता है तो कार्बन पर धनात्मक एवं समूह पर ऋणात्मक आयन उत्पन्न हो जाता है। इस आयन को कार्बोकेटायन कहते हैं। तो देखिए, इसका भी हो गया। जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसको समझाएं। तो यहाँ पे देखिए, हम आंसर देखेंगे, जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कल कारखानों, बिजली घरों तथा स्वचालित वाहनों में होता है। इन ईंधनों के जलने से SO2 एवं NO2 गैस बनती है जो वायु में मिश्रित होकर वायु को हानिकारक यानी प्रदूषित कर देती है। देखिए, और फिर इसका ये नीचे में भी है। देखिए, यहाँ पे सेकेंड पेज का है। देखिए, वायु में जल की उपस्थिति SO2 ऑक्सीकृत होकर H2SO4 एवं NO2 ऑक्सीकृत होकर HNO3 में परिवर्तित हो जाता है। यह अम्ल वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो इसे भी आप लिख लीजिए जल्दी से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 नंबर में, लवण सेतु क्या है, इसके क्या उपयोग है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, लवण सेतु क्या है, इसके क्या उपयोग है। तो आंसर हम देखेंगे, यह एक यू आकार की नली होती है। इसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य KCl
KNO3 एवं K2SO4 इत्यादि को अलग अलग जेल में सेमी सॉलिड लेई बनाकर रख दी जाती है। और इसका देखिए उपयोग देखेंगे, यह सर्किट को पूरा करता है एवं विद्युत धारा प्रवाहित करता है। और दूसरा है देखिए, प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूर्ण करता है। और थर्ड नंबर में जो है, यह लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से बचाता है। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल से बचाता है। तो इसका देखिए हो गया 5वें का पूरा, यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए इधर जल्दी से। 6 नंबर में क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण सिद्धांत का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो इसका आंसर देखेंगे, बॉक्साइड का शोधन। बॉक्साइड में आयरन ऑक्साइड के रूप में अशुद्धि रहती है, जिसे हाल के विधि या बेयर की विधि में शुद्ध किया जाता है। बॉक्साइड में सिलिका के रूप में अशुद्धि हो सकती है, इसे सर्बिक विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। 7 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित के IUPAC नामों को लिखें। राइट डाउन IUPAC नेम्स ऑफ द फ्लोइंग। तो यहाँ पे ये तीनों है, तीनों का हमें लिखना है IUPAC नाम। तो देखिए पहला में ए में है CaNH3 6Cl3। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए नंबर में है हेक्साएमिन कोबाल्ट, यहाँ पे 3 क्लोराइड। और यहाँ पे और देखिए बी में क्या है, बी में यहाँ पे देखेंगे TiH2O6। तो इसका बी में क्या है, देखिए इसका आंसर हेक्सा एकाटिटेनियम थर्ड। और यहाँ पे सी में क्या है, CuNH3 4SO4। तो इसका सी नंबर में देखेंगे टेट्राएमिन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। 8 नंबर में देखते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या समझते हैं। एनाल्जेसिक्स से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनाल्जेसिक्स। तो इसका आंसर में आते हैं हम। इसका आंसर यहाँ पे देखिए फर्स्ट, एनाल्जेसिक दर्द निवारक, यानी कि एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक, वह रसायन जिसका उपयोग दर्द निवारक में किया जाता है उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। यानी कि आप समझ गए एनाल्जेसिक्स किसे कहते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब ही होता है दर्द को दूर हटाने वाला। तो वह रसायन जिसका उपयोग दर्द निवारण में किया जाता है उसे एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसके प्रकार कौन कौन से, तो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, देखिए ए में है नॉन नार्कोटिक्स। तो इसका उदाहरण है एस्पिरिन। और बी में क्या है, नार्कोटिक्स, ये नींद लाने में काम करती है, नींद लाने की दवा है ये। और देखिए अचेतन और नींद दोनों काम के लिए, और इसका उदाहरण है मार्फिन। तो हो गया। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स क्या है, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। तो इसका आंसर में आते हैं हम, एंटीबायोटिक जैव प्रतिरक्षी वह पदार्थ जो वृहत जीव, कवक जीवाणु और शैवाल द्वारा उत्पन्न होता है और इसका उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने या मारने के काम में किया जाता है। इसे जैव प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन,
लिख लीजिए जल्दी से। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है। एंटासिड्स क्या है, व्हाट इज एंटासिड्स? तो इसका आंसर में देखते हैं। एंटी एसिड मनुष्य के द्वारा मसालेदार और तेलीय भोजन ग्रहण करने पर उत्पन्न जलन या गैस को ठीक करने के लिए किया गया रसायन दवा को एंटी एसिड कहा जाता है। हो गया 10 नंबर का। अब 11 नंबर का देखेंगे। यहाँ पे देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन नियमों का वर्णन करें। डिस्क्राइब फैराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये तो फिजिक्स का भी क्वेश्चन है, तो देखिए हम ये उतना नहीं करेंगे। इसका आंसर देखते हैं। 1883 यानी कि 1883 ईस्वी में माइकल फैराडे ने निम्नलिखित 2 नियमों का प्रतिपादन किया। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की मात्रा अघूल्य या जमा हो जाती है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने की मात्रा को समानुपाती होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, अघूल्य ये जमा पदार्थ की मात्रा m∝I_t। और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम, समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने से विभिन्न प्रकार के पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोड पर जमा या अघूल्य रहता है, वह मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इसका उदाहरण है m∝E, जहाँ पर E एक रासायनिक तुल्यांक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। लायोफोबिक कोलाइड और लायोफिलिक कोलाइड में कैसे विभेद। तो यहाँ पे विभेद करेंगे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लायोफोबिक कोलाइड एंड लायोफिलिक कोलाइड्स? तो आंसर में देखिए, यहाँ पे ठोस अवस्था। देखिए यहाँ पे इधर में हम लायोफोबिक कोलाइड और इधर में लायोफिलिक कोलाइड है यहाँ पे। तो देखिए 1 नंबर में यह टिंडल इफेक्ट शो करता है। 1 नंबर में यह टिंडल इफेक्ट शो करता है और यह टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ये एक ही है इसका उदाहरण, और ये 2 नंबर है। और 2 नंबर में देखेंगे, यह घुलनशील नहीं होता है। और लायोफिलिक कोलाइड में देखेंगे, यहाँ पे यह बहुत ही घुलनशील होता है। तो चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए। और 3rd नंबर में भी है। देखिए 3rd नंबर में इसका विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम के बराबर होता है। और ये 3rd नंबर देखेंगे हम, इसका विस्कोसिटी डिस्पर्सन मीडियम से अधिक हो जाता है। लिख लीजिए जल्दी इसको। 30 नंबर में हम आते हैं। देखिए, ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से काफ़ी कम होता है, ऐसा क्यों? तो आंसर में देखिए, ईथर के क्वथनांक का अल्कोहल से कम होने के कारण ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। चूँकि अल्कोहल के अणुओं के बीच कोई सहयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन वर्तमान है, ईथर में हाइड्रोजन बंधन नहीं है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, फिनाल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। कैसे? यानी कि फिनाल अल्कोहल से ज़्यादा ही अम्लीय है। तो वो कैसे? तो यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है।
फेनॉल का अल्कोहल से अधिक अम्लीय होना। फेनॉल एक कमजोर अम्ल है। इसका अम्लीय गुण इसलिए है कि घोल में स्थायी फेनॉक्साइड आयन देता है। C6H5OH प्लस H2O, और फिर इधर बन जाएगा C6H5O और फिर प्लस H2O। ऋणात्मक चिन्ह पूरे बेंजीन रिंग पर बिखर जाता है। यही आवेश फेनॉक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करता है, इसलिए यह अम्लीय है। और नीचे में अल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय है क्योंकि अल्कोहल में वर्तमान अल्किल रेडिकल पर +1 प्रभाव वर्तमान रहता है। तो इसको जल्दी से लिखिए। देखिए, आप लिखिए नहीं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर देके, और नीचे में उसका आंसर लिख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है। देखिए, निम्नलिखित के एक एक उपयोग दर्शाइए। पैरासीटामोल, टिंक्चर आयोडीन। तो ये दोनों का एक एक उपयोग दर्शाना है। देखिए, मेंशन वन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग। पैरासीटामोल, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो देखिए यहाँ पे पैरासीटामोल का है, बुखार की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पैरासीटामोल का उपयोग कहाँ पे होता है? ये बुखार के दवा के रूप में किया जाता है। और टिंक्चर आयोडीन, ये ताजे घाव में यह एक प्रबल प्रतिरोधी है, तो इसका उपयोग ताजे घाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर में। देखिए, निम्न जटिल यौगिकों के IUPAC नाम लिखें। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पे तीनों का IUPAC नाम लिखना है। देखिए, पहले हम फर्स्ट नंबर का बता देते हैं। K4FeCN6, तो इसका हो जाएगा पोटासियम फेरोसाइनाइड। और सेकेंड में है CuNH3 4NO3 2, तो इसका फिर सेकेंड नंबर का हो जाएगा टेट्रासाइमिन कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। और यहाँ पे देखिए 3 नंबर में क्या है, यहाँ 3 नंबर LiAIH4, तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर में, इधर में है लिखा हुआ लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट, यहाँ पे त्रिक कंपाउंड हो जाएगा। 70 नंबर देखिए क्वेश्चन। भंजन तथा निस्तापन में भेद स्पष्ट करें। डिफ्रेंटिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे हम। निस्तापन यानी कि निस्तापन देखेंगे, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का वायु के उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन करने की विधि को निस्तापन कहा जाता है। और देखिए सेकंड, यहाँ पे भर्जन या जारन, सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का वायु के अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तन करने की विधि को भर्जन या जागरण कहा जाता है।
और देखिए यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम क्या है? तो आंसर में देखेंगे इसको, एंजाइम क्या है? एंजाइम एंजाइम वह प्रोटीन पदार्थ है जो जैव क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। इनका नेचर किसी खास जैविक पदार्थ से जुड़ा होता है। प्रायः एंजाइम का नामकरण इसके सबस्ट्रेट वर्ग से उत्पन्न होता है। कभी कभी यह नामकरण जैव क्रिया के आधार पर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। नंबर क्वेश्चन, उल्टा परासरण क्या है? उल्टा परासरण क्या है? तो आंसर में देखते हैं उल्टा परासरण। तो देखिए, अगर घोल पर ओस्मोटिक दबाव से बड़ा एक बाहरी बल लगाया जाए तब घोलक अणु का बहाव शुद्ध घोलक की ओर होता है। ऐसे ही उल्टा प्रसारण कहते हैं, यानी कि इससे उल्टा प्रसारण कहा जाता है। उल्टा प्रसारण का उपयोग समुद्र जल को शुद्ध कर पीने का पानी बनने में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है, लिख लीजिए जल्दी से। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 20 नंबर क्या बोल रहा है, मिथेनोइक अम्ल तथा इथेनोइक अम्ल के बीच आप अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? तो हम तो कर देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, हम तुरंत में कर देंगे। देखिए आंसर देके यहाँ पे मिथेनोइक अम्ल यहाँ पे, और इधर में इथेनोइक अम्ल। और पहला लिखेंगे, टोलेंस रिजेंट को अवकृत करता है। पहला, टोलेंस रिजेंट को अवकृत करता है। और इधर में लिखेंगे, टोलेंस रिजेंट पर कोई प्रभाव नहीं है। और फिर यहाँ पे सेकंड में क्या है, फेहलिंग्स सॉल्यूशन को अवकृत करता है। और यहाँ पे फेहलिंग्स सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है। तो देखिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर जो ऐसा ही वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं हमेशा ऐसा वीडियो डालता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले चला आए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, फटाफट। जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।